हेलो नमस्कार, मैं हूं तंसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉ के इस ऐप पर आज आपके बीच में एक और कोर्ट प्रोसीडिंग का शानदार वीडियो लेकर आया हूं। देखो इस केस में क्या होने वाला है, बढ़िया से समझना। ये इस केस में पुलिस है, वकील है, जज है, तहसीलदार है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, एक खेत है, एक खेत का मालिक है और एक खेत में फसलें चोरी करके भागने वाला चोर है। ओके, तो कुल मिला के पूरी कहानी जो है ना वो हम ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन इस कहानी में जो लीगल पॉइंट है उनको समझना। देखो इस कहानी में बताइए क्या होता है कि एक पुलिस वाला जो है बिना बुलाए हाई कोर्ट चला जाता है। चलो कोई बात नहीं, वकील साहब ने बुलाया होगा कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। अच्छा वहां तक ठीक था, प्रोसीडिंग चल रही थी, जज दोनों साइड के वकीलों को सुन रहा था। इन बिटवीन कोई सवाल जज साहब ने पूछा, किससे? प्रोसिक्यूशन के वकील से। उनके पीछे खड़े थे पुलिस ऑफिसर, प्रोबेबली शायद सब इंस्पेक्टर होंगे, तो वो पीछे खड़े थे। तो इससे पहले वकील साहब जज साहब के सवाल का जवाब देते, पुलिस अधिकारी साहब जो है वो आगे आए और जज साहब को एड्रेस करने लग गए। अब ये बात जो है जज साहब को नागवार गुजरी। उन्होंने बोला कि भाई देखो यार, हमने आपको बुलाया नहीं प्रोसीडिंग के अंदर, फिर भी आप जो है चला के आगे बोलने लग गए। तो फिर एक काम करो, वकील साहब को साइड में बैठाओ, फिर आपको ही सुनता है। ओके, तो इस तरीके से इस कहानी के अंदर दिलचस्प मोड़ आता है। तो करता हूँ शुरू में इस वीडियो को। ओके, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को इस वीडियो का क्रेडिट जाएगा और इस वीडियो का सोल एंड ओनली पर्पस जो है वो है लीगल एजुकेशन को प्रैक्टिकल वे के अंदर समझने का प्रयास करना। चलिए जी, बिना देरी के शुरू करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और जहाँ जहाँ पे लगेगा वहाँ पॉज करते हुए चीज़ों को समझेंगे। मैं यहाँ पर खुद का फोटो थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि हम कोर्ट प्रोसीडिंग का अच्छे तरीके से एहसास है जो ले सके। ओके जी, सो हियर वी गो। मैंने आपके पक्षकार को ना तो पर्सनल अपीयरेंस का ऑर्डर किया, ना उसको बोलने का मौका दिया। वो कूद के आया है और अपना बोलना शुरू किया है। नो, आई विल नॉट अलाउ यू टू स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड। अब देखो इन्होंने वर्ड यूज किया पक्षकार। पक्षकार मतलब पार्टी। तो जिस पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, उसके लिए कई बार शुद्ध हिंदी में शब्द इस्तेमाल किया जाता है पक्षकार। तो यहाँ पर क्या है, पुलिस का केस जो है वो प्रोसिक्यूशन के वकील साहब डील है जो कर रहे थे। तो उनको ये कहा गया कि भाई हमने आपके पक्षकार को जो है नहीं बुलाया था। ही जम्प्ड इनटू इट, उन्होंने कूद के हैं जो इस तरीके से आए हैं और अब वो अलाउ नहीं करेंगे आपको बोलने के लिए, आपको मतलब वकील साहब को बोलने के लिए फर्दर। ठीक है, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं था, उसको बुला लिया। उसको आप पे विश्वास नहीं, उसने आपको बाईपास कर दिया। ठीक है। देखो बाईपास करना क्या होता है समझिए। बाईपास इन द सेंस कि जब आपका केस आपका एडवोकेट डील कर रहा है, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर बीइंग एन सिटीजन भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि जब आपका एडवोकेट जुडिशियल ऑफिसर को एड्रेस कर रहा होता है, उस समय कभी भी बीच में नहीं बोलना चाहिए। जब तक कि कोर्ट आपको परमिशन ना दे या कोर्ट आपसे ना पूछे या कोर्ट आपसे को एड्रेस करते हुए कोई बात ना कहे, आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हो तो इसका मतलब आपने अपने काउंसिल को बाईपास है जो कर दिया। तो कम से कम आपके ऊपर तो विश्वास के लायक आप खुद नहीं हो, और ये भी आप पे विश्वास नहीं कर रहा है। अब आप थोड़ा सा विश्राम कीजिए सर। अब आप सामने आ जाइए। देखो ये ना ये मोमेंट बहुत खतरनाक होता है। आपको एक बात बताऊं, मैं हमेशा कोई भी जज साहब जो होता है ना, वो उन्होंने एक सफ़र तय कर रखा होता है एडवोकेसी का वगैरह का। और ऑनरेबल जस्टिस जिनको हम सुन रहे हैं ना, आहूले वालिया जी सर, आप वाकई में क्रॉस करने के अंदर मतलब बेमिसाल है। आई विश कि आप जो है अपनी ज़िंदगी के पड़ाव में कोई ऐसी कानूनी किताब लिखें वकालत पे, जुडिशरी पे, वो हम सब की जनरेशन के लिए, हम यंग जनरेशन के लिए कानून को सीखने का बहुत शानदार जरिया बनेगा। अब आप देखिएगा कि क्रॉस एग्जामिनेशन जब जुडिशियल ऑफिसर करने लग जाता है, जज साहब करने लग जाते हैं, तो किस तरीके से होता है। अब देखो सामने जो पुलिस ऑफिसर है, प्रोबेबली सब इंस्पेक्टर, इनको माइंड भी ये गलत फहमी हो कि भाई अब मैं सारे सवालों के जवाब है जो दे दूंगा वगैरह, या हो सकता है ये अनजाने में फंस गए हो। बट फंस तो गए हो। फंसने का मतलब अब जज साहब के सामने कन्फ्रंट जो है वो हो चुका है। तो लेट्स सी अब क्या होता है क्या नहीं होता है। वकील साहब को साइड में बैठा दिया। ये सीन बहुत कम देखने को मिलता है कि कोर्ट कह रहा है कि वकील साहब अब रेस्ट कीजिए आप, अब आपके पक्षकार से हम डायरेक्टली क्या है मुखातिब है जो होंगे। तो अब शो होता है शुरू, मेन जो कंटेंट है वो अब स्टार्ट होगा। अगर कोई अपराध होता है, ठीक है,
और बिना एफआईआर दर्ज किए आप अपराध में इस्तेमाल होने वाली चीजें या जिस कारण से अपराध हो रहा है उनको जब्ती कर सकते हो। अब सवाल को ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई भी ऑफेंस होता है तो हम पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस एफआईआर लॉन्च करती है, उसके बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस सर्च भी कर सकती है, सीजर भी कर सकती है, कोई भी उनको रिलेवेंट चीज़ें मिलती है तो उसको अपनी जब्त अपनी कस्टडी के अंदर है जो ले सकती है, और किसी व्यक्ति को जरूरत पड़ने पर अरेस्ट भी कर सकती है, वो भी बिना वारंट के। बराबर, ये पुलिस को पावर है। लेकिन कब? जब एफआईआर लॉन्च होती है तो। सर का यहाँ पे ऑनरेबल जस्टिस का सवाल यहाँ पर ये है कि बिना एफआईआर लॉन्च किए क्या आप किसी तरीके के अपराध में संलिप्त सामान को जब्त कर सकते हो क्या? अब सुनिए आगे क्या जवाब रहता है यहाँ पर हमारे पुलिस अधिकारी साहब का। जी सर। कर सकते हो, प्रावधान बताइए। सर कर सकते हो प्रावधान, प्रावधान मतलब कौन सा लीगल प्रोविजन बताओ। देखो हम लोग कहते हैं ना कि थ्योरेटिकल पढ़ाई का और प्रैक्टिकल पढ़ाई में रात दिन का अंतर। अरे नहीं है, थ्योरेटिकल पढ़ाई के बिना कोई कोर्ट प्रोसीडिंग है जो नहीं चल सकती। सीधा सवाल क्या आया? लीगल प्रोविजन बताओ जहां पर आप ऐसा कर सकते हो। चलिए, उस दिन 100 नहीं, आपने बोला हाँ 100 पे डायल किया, आप क्यों पहुंचे? मैंने ये प्रश्न नहीं पूछा है। आपसे ये पूछा है कि अगर कोई अपराध हो रहा है, ठीक, आपकी नजर में, जी सर। तो क्या आप बिना एफआईआर रजिस्टर किए हुए कोई भी सामान जब्त कर सकते हो? जी नहीं सर। नहीं कर सकते। इसमें डायल 100 पे कोई खबर पहुंची कि दो पक्षों के बीच में विवाद हो रहा है कटी हुई फसल को लेके, ये मिली खबर, क्या मिली थी? जी सर। बिना बताए हम लोग समझ जाते हैं, हमें समझाने आए हैं। सर कटी हुई फसल को लेके जा रहे हैं, चोरी करके ला रहे हैं, ऐसे 100 आदमी। चोरी करके ला रहे हैं। चोरी करना अपराध है कि नहीं? जी सर। है। चोरी का अपराध दर्ज किया नहीं सर, वो 100 आदमी। किया कि नहीं किया? आप लोग है ना क्रॉस एग्जामिनेशन के स्टाइल को ऑब्जर्व कर रहे हो। चोरी का अपराध दर्ज किया कि नहीं किया, चोरी है कि नहीं है, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो सामने वाली पार्टी से सच निकलवाया जा रहा है। ओके, तो एक चीज़ तो क्लियर होगी कि एफआईआर अगर लॉन्च नहीं हुई है तो पुलिस क्या नहीं कर सकती, इस तरीके से जो अपराध में संलिप्त सामान है इनको जब्त नहीं कर सकती। तो क्या कर सकती है आगे सुनिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक्चुअली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी नहीं थी। सी नहीं सर, मौके पे गए थे सर। किया कि नहीं किया? पहले हाँ का नहीं जवाब। किया सर। नहीं किया। अब बताइए क्या कह रहे थे? सर वो 100 डायल में इवेंट आया था कि देखो है ना, किसी सवाल का आंसर कैसे स्पेसिफिक निगरान होता है, एफआईआर दर्ज किया कि नहीं किया। अब वो दूसरा जवाब दे रहे हैं लेकिन सवाल पूछने वाला ना अपने सवाल को नहीं छोड़ता, किया क्या नहीं किया, हाँ या ना में बताइए, है ना। इससे क्या देखो, जब भी इंसान हाँ या ना में होता है ना तो झूठ बोलने की संभावनाएं कम हो जाती है। इस बात को हमेशा याद रखना। बीइंग एन एडवोकेट हमारे लिए इस चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। फर्दर गांव का बताया था, पिंडराई गांव में, कि ट्रैक्टर से चोरी करके ले जा रहे हैं क्या चोरी करके ले जा रहे हैं? मक्के की फसल सर। मक्के की फसल चोरी करके कौन ले जा रहा है? जो खेत वाला है वो सर। खेत वाला कौन? ये सर भरत हुई के वगैरह हैं, और इनके भरत हुई के खेत के मालिक हैं? नहीं है सर। मालिक नहीं है, ये चोरी करके ले जा रहे हैं। फिर क्या किया आपने? सर मौके पे पुलिस पहुंची और सर राजस्व निरीक्षक और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को बुलाया गया सर। राजस्व निरीक्षक और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को बुलाया। राजस्व निरीक्षक का मतलब रेवेन्यू इंस्पेक्टर, उसको बुलाया गया। साथ ही साथ में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बुलाया गया। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन था, मतलब तहसीलदार था, एसडीओ था या क्या था, लेट्स सी। जी सर। क्यों बुलाया और कैसे बुला सकते हो आप? क्योंकि सर वो भूमि संबंधी विवाद था, इसलिए सर। भूमि स्वामी संबंधी विवाद था, तो आप कैसे कह रहे हो कि भरत मालिक नहीं है? कुछ समझ में आया? भूमि संबंधी विवाद, लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट। तो लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट था, इसलिए आपने क्या किया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बुलाया। बट उससे पहले आपने ये क्यों कहा कि वो भरत जो है वो भूमि का स्वामी नहीं है? आगे सुनते हैं। और सर मौके पे सर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट आए थे सर, तो अच्छी बात। तो उन्होंने क्या बताया? सर उन्होंने बताया कि सर वो भरत हुई के भूमि स्वामी नहीं है। मालिक नहीं। तो इसका मतलब है कि जो आदमी भूमि स्वामी नहीं है वो अगर दूसरे की फसल ले जाता है तो वो चोरी नहीं है। अब आप नोटिस कर रहे हो, उल्टे तरीके से पुलिस को फंसा दिया जज साहब ने कि भाई अगर कोई आदमी किसी और की फसल को लेके जा रहा है तो वो चोरी नहीं है। अब सोचो, अगर ये हाँ बोलेंगे तो भी फंसे, ना बोले तो भी फंसे। क्यों? अगर ये बोलेंगे नहीं सर हाँ बिल्कुल चोरी नहीं है, तो इसका मतलब आपको कानूनी जानकारी नहीं है, ये चोरी नहीं होती क्या?
और अगर ये बोलते हैं कि ना ना ये तो चोरी है तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करी? दोनों तरीके से होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन इसी चीज का एक बहुत ही शानदार नाम है जो होता है। आगे देखिए। मतलब वो चोरी नहीं है ना, क्योंकि आपने तो एफआईआर दर्ज की नहीं। इसका मतलब है कि कोई आदमी दूसरे की फसल ले जाए तो वो चोरी नहीं है। हाँ या ना? नहीं सर, वो भूमि संबंधी हाँ बात या ना? अभी आपने कहा, आपको बता दिया गया। देखिए, आपने बिल्कुल सही किया कि कार्रवाई करने से पहले ये पता करने की कोशिश की कि मालिक कौन है जमीन का। आपको बता दिया गया भरत ये मालिक नहीं है, और भरत जो है मालिक की फसल ले जा रहा है, जो खेत का मालिक उसकी फसल ले जा रहा है। तो ऐसा कृत्य भरत का जो है वो चोरी की परिभाषा में आएगा कि नहीं आएगा? सर, वो भरत भी बोल रहा था कि मेरी खेत है कह के। जब आपने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और आरआई को बुला लिया था, ठीक है, जी सर। और आपने उनकी बात सुनी, परंतु भरत की बात सुनने के बाद आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात पे विश्वास नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर आप फसल कैसे ले गए, बस ये बताओ। सर वो किसी एक पक्ष को देते तो तो एक पक्ष को देते तो वहां पे बवाल हो जाता। तो 145 में क्या कार्य? अब मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि जिक्र हुआ चोरी की फसल को लेकर, तो एक्चुअल में क्या पुराना वाला जो कानून था इंडियन पिनल कोड, उसमें सेक्शन था 378। अब नए वाले कानून के अंदर वो आपके भारतीय न्याय संहिता का पार्ट बन चुका है, और अब चोरी की जो परिभाषा है वो आपको स्पेसिफिकली सेक्शन 303 के अंदर, मेरे पास लाल डायरी है। ये लाल डायरी बहुत ही आसान तरीका है कि आप ओल्ड क्रिमिनल लॉ को न्यू क्रिमिनल लॉ से स्विच करके इजीली गोइंग में देख सकते हैं, है ना। तो 303 के अंदर क्या है, थेफ्ट की परिभाषा देख रखी है। तो थेफ्ट की परिभाषा में सारी बातें हैं जो मेंशन कर रखी है कि थेफ्ट की परिभाषा में क्या आता है, क्या है जो नहीं आता है। अब इस केस में क्या हुआ कि तहसीलदार ने तो बोल दिया कि भाई भरत जो है वो उसका मालिक है, जो नहीं है। तो यहाँ पे फिर भी जो है पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, तो इस तरीके से कहा गया कि भाई फिर आप क्या भरत की बात मान के बैठे थे, इसलिए आपने एफआईआर लॉन्च नहीं की। तो पुलिस ने कहा कि नहीं, हमको लगा कि भाई किसी एक पक्ष को देंगे तो शांति भंग है जो यहाँ पे हो जाएगी, विवाद है जो हो जाएगा। अब आगे सुनते हैं। कार्रवाई होती है? सर 145 के लिए दोनों को समझाइश दी गई। समझाइश छोड़िए, देखो 145 क्या है। सीआरपीसी की धारा 145 जो है ना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये अधिकार देती है कि अगर कहीं पर भी लैंड और वाटर का कोई भी विवाद होता है और आपको लगता है कि शांति भंग होने की संभावना है, तो वहां पर आप क्या करते हो, दोनों पक्षकारों को अपने पास कोर्ट में बुला सकते हो और साथ ही साथ उस मैटर को डिस्पोज ऑफ है जो कर सकते हो। ये मैटर मेरिट बेस पे डिस्पोज ऑफ नहीं होता है, लेकिन एक बार टेम्परेरी पोजीशन के बेस पे डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है ताकि शांति भंग की संभावना जो है वो ना हो। ओके, तो ये बात, लेकिन ये पावर किसके पास में, ये पावर दे रखी है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास में, ना कि किसी पुलिस ऑफिसर के पास में। तो अब जो जिक्र किया ना, ये उन्होंने पुराना सेक्शन बताया 145। आप ध्यान रखेंगे नए वाले बीएनएसएस में वो सेक्शन है 164। आपके क्या कार्रवाई होती? पक्षकार तो लड़ता है, जी सर। आपकी तो कोई सुन नहीं रहा ना। जी सर। आपकी सुनता है तो या तो भारत छोड़ देता या दूसरा छोड़ देता, है ना। आप हाथ जोड़ के खड़े हो गए थे, तो 145 कार्रवाई कर सकते थे कि नहीं कर सकते? जी सर। कर सकते। अगर 145 की कार्रवाई करते तब आप फसल रख सकते थे या नहीं रख सकते थे? सवाल सुनो, अगर 145 यानी कि नए कानून का 164 अगर उसकी कार्रवाई की जाती, तो क्या आप बीइंग पुलिस ऑफिसर उस फसल को जिसको लेकर विवाद हो रहा है, क्या आप उस फसल को अपने पास रख सकते थे? ये सवाल है। पुलिस वाले से पूछा जा रहा है कि कार्रवाई 145 सीआरपीसी 164 बीएनएसएस की है, अब बताओ क्या वो फसल आप अपने पास रख सकते हो क्या? रख सकते थे। और फसल जब रखते तो वो 145 के इस्तगासा के साथ एसडीएम के यहाँ पे प्रस्तुत करते कि नहीं, भले कागज के ऊपर ही। जी सर। तो जरूरी नहीं है कि साहब वो 10 ट्रॉली ले जाके खड़ी करोगे यार। एसडीएम से परमिशन लेके उसको दिखा देते हैं, साहब ये अब आपके पास है, अब आपको जो करना है कर लो। आपने किया? नहीं सर। आपने थाने में फसल कैसे रखी हुई है? सर कोई बहुत बड़ा सवाल है। मतलब पुलिस ने किसी केस में एफआईआर लॉन्च नहीं की, तो फिर उन्होंने किसी भी वो जो क्रिमिनल जो प्रोसीड है, क्राइम प्रोसीड है, उसको अपने पास कैसे रख दिया? और अगर आपने 145 या 164 बीएनएसएस में कार्रवाई कर भी ली है, तो आपका पुलिस का यहाँ पे ड्यूटी बनता है कि आप एसडीएम ऑफिस जाएं और वहाँ पे इस बात का इंटीमेशन दें, इस्तगासा दें कि भाई ये फसल इस तरीके से हमने जब्त है जो करी है,
अब आप जैसा आदेश दें उसके अकॉर्डिंग इसको निष्पादित करें। लेकिन यहाँ पे इस केस में पुलिस ने ऐसा नहीं किया, मतलब बिना एफआईआर की और 164 की कार्रवाई जो की गई है वो भी आधी अधूरी की गई है, उसके बिना ही ये चीज़ की गई। अब देखो आगे, क्योंकि देखो अभी तहसीलदार वहाँ पे खड़ा था, अभी तहसीलदार का जिक्र हुआ ना, रेवेन्यू इंस्पेक्टर और एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और था, उसका जिक्र है जो यहाँ पे हो रखा है। आगे देखते हैं अपन, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आप एंड तक जुड़े रहना, मतलब हमें हर लाइन के अंदर कुछ नया सीखने को मिले, वो कोर्ट प्रोसीडिंग बहुत शानदार होती है। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पंचनामा तैयार किया गया था राजस्थान। चार्ज रखी कैसे है? मैंने नहीं कहा है कि आपने गुंडागर्दी करके रखी हुई है। ये पंचनामा किस प्रावधान में बना है ये बताइए। सर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट ने बोला था आप में से जिन लोगों को जानकारी नहीं, बताना चाहता हूँ पंचनामा क्या होता है। एक्चुअल में ये एक रिटन पेपर है, जब भी किसी तरीके से कोई भी संपत्ति को इस तरीके से जब्त किया जाता है ना, तो वहाँ पे कुछ लोग उपस्थित होते हैं, उनकी उपस्थिति को साइन कराया जाता है, इस तरीके से मेंशन कि भाई हाँ आपकी उपस्थिति में जो है क्या किया जा रहा है, इसको जब्त है जो किया जा रहा है। तो वो जो कागज होता है ना, ऑफिशियल कागज, उसको बोला जाता है पंचनामा। उसको बकायदा साइन वाइन होते हैं वहाँ के कम से कम 2 रेजिडेंट के, या अलग अलग स्टेट में कुछ और भी हो सकता है, जनरली 2 लोगों के क्या होता है साइन जो होता है, जो वहाँ के ऑर्डिनरी या रेस्पेक्टफुल रेजिडेंट है जो होता है, जो निवासी वहाँ पे होते हैं, इनहेबिटेंट जो होते हैं, है ना, तो उसको बोला जाता है पंचनामा। अब सवाल ये कि भाई आपने पंचनामा कौन से प्रावधान में बनवाया? कार्यपालिक मजिस्ट्रेट ने बोला, नाम बताओ उसका। सर दिग्विजय सिंह परस्ते हैं। दिग्विजय सिंह परस्ते, उसने क्या बोला था कि सर वो थाने में रहेगी तो सुरक्षित रहेगी, इसलिए। कार्यपालक जो मजिस्ट्रेट है वो क्या है, तहसीलदार है कि एसडीओ है? तहसीलदार है। 145। देखो हमेशा ध्यान रखना, अगर कहीं पर भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वर्ड लिखा हुआ था तो हमें ये आइडेंटिफाई जरूर करना चाहिए कि वो कौन से पद पर है, तहसीलदार है, एसडीओ है, कलेक्टर है, क्या है ना। तो यहाँ पे क्या पद था? तहसीलदार का पद था। ओके, इसकी कार्रवाई करते तो आप किसके यहाँ करते हैं? सर एसडीएम। एसडीएम के यहाँ पे। ये तहसीलदार को क्या अधिकार था आपको सलाह देने का? सर मौके की स्थिति को देख के नहीं, मौके की स्थिति को देख के आपके पास सारी कार्रवाई करने का अधिकार है। अगर मौके की स्थिति खराब थी तो 145 की कार्रवाई करने पे किसने रोक लगाई थी? आप लगाते ना कि साहब ये भूमि का स्वत्व संबंधी विवाद है, दोनों पक्ष अपने आप को इस खेत का मालिक मान रहे हैं, फसल जो कटी है उसके ऊपर विवाद चल रहा है, शांति भंग होने की संभावना है, अतः आपके सामने 145 की कार्रवाई करने के लिए इस्तगासा प्रस्तुत है। लिख सकते थे, या आपके पास इतना भी लिखने का कोई आदमी नहीं था, या पढ़ाई लिखाई में शौक नहीं है? सर गलती हुई हमसे। गलती हो गई। अब आप बताइए कि क्या कार्रवाई की जाए आपके खिलाफ। मैंने आपको बुलाया नहीं था, आप सुबह से कोर्ट में बैठे थे, हमने आपको यहाँ पे जवाब देने के लिए खड़ा नहीं किया था। सरकारी वकील साहब जवाब नहीं दे पा रहे थे, उन्होंने आपसे इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए आपको बुलाया, वहां तक कोई गलत नहीं किया उन्होंने। आपने उनको जवाब देने के बजाय सीधा कोर्ट को एड्रेस करना शुरू कर दिया। सर माफी नहीं, माफी क्यों जाएंगे? अब आपको जब बिना बुलाए आदमी आके जब कोर्ट में बहस करेगा तो मैं कैसे मना कर दूं? अब आप बताइए कि अब आपके खिलाफ क्या किया जाए। सर माफी चाहता हूं। नहीं, माफी मत चाहिए। अब आप ये बताइए कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्या की जाए। अब देखो इससे आगे की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। अब इस केस के अंदर जो है ना, मतलब जज साहब ने प्रॉपर वे के अंदर पुलिस ऑफिसर को ये एक लाइफ लेसन दे दिया कि कभी भी जब एडवोकेट डील कर रहा हो तो बीच में नहीं बोलना। दूसरा, जब तक कोर्ट ना बुलाए कोर्ट के सामने अपीयर नहीं होना, है ना। ये बहुत बड़ा लाइफ लेसन है। और साथ ही साथ में ना आप देखो, सिर्फ ये मत सोचना कि यहाँ पे ऑनरेबल जस्टिस ने एक तरीके से अपना वो ईगो भी सेटिस्फाइड किया। नहीं, इट्स नॉट अबाउट ईगो, इट्स ऑल अबाउट लॉ। ध्यान रखना, कानून के अंदर सब कुछ, सारा का सारा खेल लॉ से जुड़ा हुआ है। आपको पता है गलती तहसीलदार ने भी की। तहसीलदार ने क्या बोला कि भाई ये आपकी कस्टडी में रहेगी तो फसलें वगैरह जो हैं, जो क्रॉप ली की वो ठीक रहेगी। नहीं कह सकता तहसीलदार ऐसा, तहसीलदार की पावर में नहीं है ये किसकी पावर में? ये पावर रहती है एसडीएम की, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, या उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, और इस वजह से
तो हमें आज के इस लेसन से क्या क्या सीखना चाहिए? देखो, नंबर 1, अपने क्लाइंट को हमेशा समझाओ कि जब मैं मैटर को डील कर रहा हूँ तो बीच में मत बोलना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि कभी भी कोई भी बात अगर आप कह रहे हो पहले से मेंटली प्रिपेयर करके आओ, और कोशिश करो कि अगर इस तरीके से आपको सडनली कोर्ट बुला भी दे तो कोर्ट से रिक्वेस्ट करो कि उस समय आप अपने एडवोकेट को ही मैटर डील करवाने दो, क्योंकि आप अगर चला के बोलने सामने आ गए, देखो अभी भी इस केस में हो सकता था कि पुलिस ऑफिसर जो हैं इस तरीके से सामने ना आए वगैरह, तो शायद इतनी सारी जो है ये पोलें ना खुलती। अब तो सब कुछ सामने आ गया, क्योंकि क्या होता है एक एडवोकेट को है ना एक चीज़ पता होती है कहाँ पे खामोश रहना है और कहाँ पे बोलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कोर्ट प्रोसीडिंग में हम जो है किस स्टेज पे अपने क्लाइंट के पक्ष को बेबाक तरीके से रखें और किस स्टेज पर हमें क्या होना चाहिए, खामोश या शांत जो होना चाहिए। तो यही बात रही। वैसे इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी है, अगर आप कहेंगे तो मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आपके बीच में जरूर लेकर आऊँगा। लेकिन मीनवाइल मुझे ज़रूर बताना कि इस तरीके से लिंकिंग वकालत का ये एपिसोड सीरीज आप लोगों को कैसा लगता है। देखिए, लिंकिंग लॉ पे मैं धनसुख पालीवाल और मेरी टीम जो है वो आप लोगों के बीच में जुडिशियल सेगमेंट को रेगुलर तरीके से क्या करता है, गाइड है जो करता है, प्रॉपर तरीके से रेगुलर क्लासेस भी है जो चला करती है। साथ ही साथ में एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम के जरिए भी जो यंग एडवोकेट हैं उनको यथासंभव जो भी गाइडेंस हो सकता है वो अवेलेबल कराने का प्रयास है जो किया जाता है। तो वो अपनी जगह पर है, वो जो लिंकिंग ऐप पर क्लास है वो अपनी जगह पर है। लेकिन ये जो एपिसोड है ये यूट्यूब पे मैं इसलिए लाता हूँ ताकि हर कैंडिडेट, चाहे वो प्रैक्टिस कर रहा हो, चाहे वो जुडिशियल ऑफिसर है या एक तरीके से जुडिशरी की प्रिपरेशन में लगा हुआ है या फिर एक नॉर्मल सिटीजन है, वो कुछ नई बातों को सीख सके। बाकी आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं आज का ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा, और लिंकिंग लॉ के इस चैनल से कनेक्टेड रहेगा ताकि इस तरह की और वीडियोज़ आप बैक टू बैक देख सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।